Hello students, welcome to Growell online classes. Previously we in chapter number 1 in history, the French Revolution, have read the basic causes of French Revolution. Okay. Today, before starting the section number 2, I want to discuss source A. हिस्ट्री में इस तरह के सोर्सेज आपको हर चैप्टर में मिलेंगे. दिस सोर्सेज हेल्प यू गेनिंग एक्स्ट्रा नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स. तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और काम आते हैं. जैसे सोर्स ए है ये. अब ये सोर्स ए जो है क्या हेडिंग है इसका? अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस इन द ओल्ड रिजीम. ओल्ड रिजीम समझते हैं आप? 1789 तक का पीरियड फ्रांस में ओल्ड रिजीम होता था. तो उस दौर में रहे लोगों का ये एक्सपीरियंस है. उन्होंने अपना कुछ एक्सपीरियंस नोट कर दिया और वो जो भी नोट किया वो हम पढ़ेंगे. हम उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का हालात उस टाइम थे. ठीक है. जैसे जॉर्ज डॉन्टन का लिखा हुआ एक अकाउंट है. जॉर्ज डॉन्टन एक्चुअली रिवोल्यूशनरी रहे. 1793 में गवर्नमेंट बनी फ्रांस में, जिसमें वे एक्टिव पार्टिसिपेंट भी रहे. तो ये अपना वो दौर बताते हैं जब 1789 में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की. क्या लिखते हैं कि आई वॉज एजुकेटेड इन द रेजिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसिस के स्कूल में मैं पढ़ा. वहाँ देर वाज आई वॉज इन अ कंपनी ऑफ इम्पोर्टेंट मैन. अच्छे लोगों से मेरा संपर्क भी रहा. ठीक सब कुछ. वंस माई स्टडीज़ एंडेड आई वॉज लेफ्ट विद नथिंग. लेकिन पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला, कोई करियर में आगे रास्ता ही नहीं मिला. आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए पोस्ट. मैं जॉब ढूंढता रहा. इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट अ लॉ कोर्ट इन पेरिस में कोर्ट में जॉब पाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही था. द चॉइस ऑफ ए करियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी. आर्मी में नहीं जा सकता था मैं, क्योंकि आई वॉज नॉट ए नोबल बाई बर्थ. ना तो मैं नोबल था, शाहीन ख़ानदान से नहीं था, ना ही मेरा कोई पैटर्न था. पैटर्न मतलब मेरा कोई सिफारिशी भी नहीं था. मेरी तरफ से कोई कह दे कि भाई इसको लगा लो जॉब पे. तो ना तो लॉ कोर्ट का ऑप्शन, ना आर्मी का ऑप्शन. द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी ए फ्यूज. ना चर्च में कहीं जगह मिल सकती थी, यानी 3 रास्ते तो बंद हो गए, ना चर्च में, ना आर्मी में, ना कोर्ट में. इसके अलावा आई कुड नॉट बाई एन ऑफिस एज आई डिड नॉट पोजेस ए सू. मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं ऑफिस खोल के बैठ जाऊं. इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स टर्न्ड देयर बैक टू मी. मेरे दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया. जब उनसे मदद मांगी उन्होंने मना कर दी. द सिस्टम हैड प्रोवाइडेड अस विद एन एजुकेशन विदाउट हाउएवर ऑफरिंग ए फील्ड वेयर आवर टैलेंट्स कुड बी यूटिलाइज्ड. तो इस तरह से सिस्टम ऐसा है ये, जहाँ हमें एजुकेशन तो मिलती है, लेकिन एजुकेशन के बाद कोई फील्ड नहीं मिलता जहाँ हम अपने पढ़ लिख कर जो टैलेंट हमने गेन किया है उसका इस्तेमाल कर सकें. तो इस तरह से डेंटन उस दौर की हालात लिखता है कि पढ़ लिखने के बाद लोग बेरोज़गार रह जाते थे या उनको उनकी मन की जॉब, मर्ज़ी की जॉब नहीं मिल पाती थी. उस तरह से ही एक इंग्लिश मैन रहा है आर्थर यंग, जिसने फ्रांस में उस दौरान ट्रैवल किया. ये 1787 से 89 के बीच में. ये फ्रेंच नहीं है, ही वॉज एन इंग्लिश मैन. वो तो ट्रैवलर है. तो वो ट्रैवलर जो है वो कुछ कमेंट करता है जो वो देखता है. वो क्या कहता है कि ही हु डिसाइड्स टू बी सर्व्ड एंड वेटेड अपॉन बाय स्लेव्स. कौन? कोई भी जो चाहता है कि भाई मेरे स्लेव्स, मेरा यानी गुलाम मेरी सेवा करें. कौन से स्लेव्स? इल ट्रीटेड, जिनके साथ वो बदतमीज़ी से पेश आता है. मस्ट बी फुली अवेयर दैट. ये अपने कमेंट कह रहा है. ये कौन? आर्थर यंग. उन्हें फुली अवेयर रहना चाहिए दैट बाय डूइंग सो ही इज़ प्लेसिंग हिज प्रॉपर्टी एंड हिज लाइफ इन ए सिचुएशन. ऐसा करके वो अपनी प्रॉपर्टी और अपनी लाइफ को ऐसे सिचुएशन में डाल रहा है विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम
वो जो कि उस दूसरे इंसान से काफ़ी डिफरेंट हो है, दैट वुड बी इन ही हैड चूजन टू सर्विस फॉर फ्री एंड वेल ट्रीटेड मैन। उस इंसान से काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन में डाल रहा है अपने आप को, जो इंसान किसी फ्री मैन को अपने यहाँ नौकरी पर रखे हुए है, वो उसे पेमेंट देता है, सैलरी देता है, वेज देता है, सुबह आता है वो शाम को छुट्टी हो जाती है उसकी। उस तरह के पर्सन से जो अपने यहाँ जिसको नौकरी पर रखे हुए है, उस इंसान से वो जो इंसान है जो अपने यहाँ गुलामों को रखे हुए है, उसकी सिचुएशन ज़्यादा उसने ख़तरनाक बताई है। क्यों? क्योंकि as who chooses to dine to the accompaniment of his victim's groans should not complain, यानी वो आदमी जो अपने विक्टिम मतलब स्लेव, जिनको जो उसके विक्टिम है, जो उसके सताए हुए हैं, उनकी ग्रोन्स पर, उनके आंसुओं पर, उनके आहों पर जो खाता है, डाइन करता है, जो मौज लेता है, शुड नॉट कंप्लेन, उसको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए उस दौर की। तब कब? अगर कभी रॉयट हो जाए, कभी दंगा फैल जाए, कभी फसाद हो जाए और उसकी डॉटर किडनैप हो जाए या उसका बेटा मार दिया जाए, क्योंकि वे स्लेव एक दिन बदला लेंगे। भाई स्लेव को पेमेंट थोड़ा मिलती है, स्लेव तो बेचारा एक फंसा हुआ इंसान है उसके यहाँ, जो कहीं जा नहीं सकता, दबाव में काम करता है, हर टाइम मन से गाली देता है उससे पिटता है बेचारा, दिन रात उसकी सर्विस को तैयार रहना पड़ता है। जब छोटी छोटी गलतियों पर उसके साथ बदतमीजियाँ होती हैं, तो भाई मौका मिलते ही वो तो गड़बड़ कर देगा। एक फ्री मैन है, उसे पता है मैं जाता हूँ, मेरे काम के मुझे पेमेंट मिल जाता है, दैट इज़ ऑल। शाम को सुबह गया, शाम को छुट्टी, अपने घर, वो खुश है, दिल से सेवा करता है। तो ऐसे में वो साथ देगा, वो साथ देगा। आपने क्लास 8 में 1857 की रेवोल्यूशन पढ़ी होगी, आपने देखा वहाँ जो लोग सताए हुए थे, जमींदारों के, किसान, जिनसे जबरन टैक्स लिया जाते थे, 57 के रेवोल्यूशन में वही मौजूद थे। या वे सिपाही थे जिनसे गुलामी जैसी हालत कर रखी थी, जिनके साथ बदतमीजियाँ की जाती थी आर्मी के अंदर, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। उन लोगों ने नहीं किया जिन लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से फ्री थे, पेमेंट लेते थे, सर्विस करते, उनके लिए उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर था। उन्होंने 1857 के रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे राजपूतों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिंधियाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मराठों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये आर्थर यंग ऑब्जर्व करके कमेंट कर रहा है। ओके, बाकी आप अगर चाहें तो यू कैन फाइंड द आंसर्स ऑफ दिस 4 क्वेश्चंस हियर। ये 4 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, तो आप कोशिश करें, फाइंड आउट करें आंसर्स को। येट यू डू नॉट हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस आंसर्स इन योर नोटबुक। ओके, मैं फिर से बोल देता हूँ, आपको इन्हें नोटबुक में नहीं करना है, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। इन 4 क्वेश्चंस का आंसर देखें ढूंढ करके, आप ढूंढ सकते हैं क्या? ओके, आ जाते हैं सेक्शन 2 पर, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन।